जय हिंद साथियों मैं अजय प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल एपी कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर कुछ प्रश्न लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, आज हम इन प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जानकारी प्राप्त करने वाले हैं इनके बारे में। आइए देखते हैं क्या लिखा है। और यह जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, किसका है? कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकी और मानव शरीर की क्रिया, 3 चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लेकर आए हैं। और टोटल 45 क्वेश्चन हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हम इसे कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की खोज किसके द्वारा और कब किया गया था? तो कोशिका की खोज जो है सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट हुक, सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। और यहीं पर दूसरा प्रश्न कर रहा है कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले एंटोनी वान लीवेनहॉक के द्वारा, एंटोनी वान लीवेनहॉक के द्वारा, ठीक है, लीवेनहॉक के द्वारा सन 1674 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? सन 1674 ईस्वी में किया गया था। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है? चौथा प्रश्न कर रहा है कि कोशिका का आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका का आत्महत्या थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री साथियों राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। छठवां प्रश्न कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो जो है कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं श्वान के द्वारा दिया गया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं श्वान के द्वारा दिया गया। सातवां प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। क्या है? तंत्रिका तंत्र है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ठीक, यहीं पर यदि पूछे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है ओवम। क्या है? ओवम, जिसे हम क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, और यहीं पर बात करें कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तो ओवम। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो क्या बताओगे? शुक्राणु। क्या बताओगे? शुक्राणु। यह जो शुक्राणु होता है, स्पर्म इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, नवा प्रश्न कह रहा है कि केंद्र की खोज किसके द्वारा किया गया? तो केंद्र की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्र की खोज किया गया है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो पादप कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है क्या? पादप कोशिका भित्ति। यहीं पर बात कर रहा है। और कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति पेड़ पौधे में पाई जाती है, यानी पादप में पाई जाती है, यानी पेड़ पौधे में पाई जाती है। ठीक है, केवल पेड़ पौधे में पाई जाती है। ठीक, कोशिका भित्ति की बात करें तो केवल पेड़ पौधे में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली की बात करें तो पौधे एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। ठीक है, यह जो कोशिका भित्ति होता है केवल पौधे में पाया जाता है, पादप में, और पादप में पाया जाता है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है? पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली क्या कर रहा है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो अर्धपारगम्य होती है। क्या होती है? अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली है। 12वां प्रश्न करा कि आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जान मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो डीएनए वाटसन और क्रिक के द्वारा, वाटसन
और वह क्रिक, वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो ऐसे होता है, ठीक है, जो ऐसे ऐसे होता है, सॉरी, जो ऐसे होता है, ठीक, ऐसे ऐसे, ठीक, तो वो डीएनए का ऐसे होता है। देखिए यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है, ऐसे 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 होता है, ठीक है, ये डीएनए का हेलिक्स मॉडल है, ठीक। तो डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो डीएनए का हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करना, यह आरएनए का मुख्य कार्य होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 42 होती है। वह कह सकते हैं कि 23 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी? 23 जोड़ी। और टोटल कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 42 जोड़ी पाया जाता है। 16वां प्रश्न कह रहा है कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन के द्वारा किया गया, जोहानसन के द्वारा जीन शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। कोशिका विभाजन का मुख्य तौर पर कितने प्रकार के, यानी कोशिका विभाजन मुख्य तौर पर कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है कोशिका विभाजन। एक पहला होता है असूत्रीय विभाजन, असूत्रीय विभाजन, दूसरा होता है समसूत्रीय विभाजन, समसूत्रीय विभाजन, और तीसरा होता है अर्धसूत्रीय विभाजन। तीसरा क्या होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन, ठीक है। यानी जो कोशिका विभाजन होता है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, असूत्रीय, समसूत्रीय और अर्धसूत्रीय। 18वां प्रश्न कह रहा है कि समसूत्रीय विभाजन किस प्रकार की कोशिका में होता है? तो समसूत्रीय विभाजन जो होता है, सॉरी, समसूत्रीय विभाजन किस प्रकार की कोशिका में होता है? तो समसूत्रीय विभाजन कायिक कोशिका में होता है। किस में होता है? कायिक कोशिका, कायिक कोशिका में, कायिक कोशिका, कायिक कोशिका में समसूत्रीय विभाजन होता है। और अर्धसूत्रीय विभाजन किस प्रकार की कोशिका में होता है? तो जनन कोशिका में, जनन कोशिका में, जनन कोशिका में क्या होता है? जनन कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, ठीक है। डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो डीएनए में डीऑक्सीराइबो, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीएनए में पाया जाता है। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो राइबोज, राइबोज नामक शर्करा किसमें पाई जाती है? तो आरएनए में पाया जाता है। 22वां प्रश्न कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? लाल रक्त कणिका का मतलब आरबीसी, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है, अर्थात आरबीसी का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन, 20 से 120 दिन होता है, ठीक है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 से 120 दिन का होता है। और लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। यहीं पर बात करें 24वें प्रश्न की, तो 24वां प्रश्न कह रहा है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यानी लाल रक्त कणिका का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को। किसे कहा जाता है? प्लीहा, प्लीहा को आरबीसी का क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। लाल रक्त कणिका का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो रोगों यानी शरीर को रोगों से संरक्षण, रोगों से संरक्षण, ठीक है। यह रोगों से क्या करता है? बचाता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से बचाना, ठीक, शरीर को रोगों से बचाना। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का, 2 से 4 दिन का होता है, ठीक है। यहीं पर कह रहा है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। यहीं पर बात करें कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिका मदद करती है? तो रक्त की थक्का बनाने में कौन सी कोशिका मदद करती है? तो प्लेटलेट्स, ठीक है। रक्त के थक्का बनाने में अगर कोशिका की बात करें तो प्लेटलेट्स बताओगे। क्या बताओगे? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स,
ठीक है, प्लेटलेट बताओगे। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिका मदद करता है? तो प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का जमने में कौन विटामिन सहायक है? विटामिन की बात करें तो के, अगर कोशिका की बात करें तो प्लेटलेट्स। ठीक है, और यहीं पर बात करें कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। मानव रक्त का पीएच मान होता है। और यह मानव रक्त क्या होता है? हल्का क्या होता है? क्षारीय होता है। हल्का क्षारीय है। मानव रक्त का पीएच मान क्या है? हल्का क्षारीय है। ठीक, और रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4 है। यहीं पर बात करें तीसवें प्रश्न की, तो तीसवां प्रश्न करा है कि सर्वदाता रक्त समूह क्या है? ओ है। और विशेषकर ओ में से विशेषकर कौन सा है? विशेषकर है ओ माइनस। कौन सा है? ओ माइनस। ठीक है, सर्वदाता रक्त समूह यानी सर्वदाता यानी जिसका जो रक्त होता है, रक्त का ग्रुप होता है, अगर ओ है तो सबको दे सकता है। ठीक है, और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। ठीक है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी है। रक्त समूह की खोज कौन किया था? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। आरएच फैक्टर की खोज किसके द्वारा किया गया? आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर के द्वारा किया गया। लैंड स्टीनर और वीनर के द्वारा किया गया। किस पे? तो रीसस नामक बंदर पर किया गया। रीसस नामक बंदर पर आरएच फैक्टर की खोज की गई, लैंड स्टीनर और वीनर के द्वारा किया गया। ठीक है, और यहीं पर बात करें 34वें प्रश्न की। 34वां प्रश्न कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80 mm। 120 से 80 mm स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 mm होता है। यहीं पर बात करें रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्पिग्नोमैनोमीटर कहलाता है। स्पिग्नोमैनोमीटर कहलाता है। ठीक है, स्पिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापता है। ठीक है, स्पिग्नोमीटर क्या करता है? रक्तचाप को मापता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। 37वां प्रश्न कर रहा है कि हृदय की धड़कन में कौन सा हार्मोन्स क्या करता है? कौन सा हार्मोन्स हृदय की धड़कन को कौन सा हार्मोन से नियंत्रित करता है? सॉरी, यहाँ पर लिखना भूल गए। कौन सा हार्मोन्स हृदय की धड़कन को कौन सा हार्मोन से नियंत्रित करता है? तो ठीक है, तो एड्रीनेलिन जो हार्मोन्स है वो हृदय को क्या करता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। ठीक है, हृदय यानी 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, और जितनी बार धड़कता है यानी कितनी बार, उससे समय कितना लगता है? 0.1 सेकेंड लगता है। 0.8 सेकेंड। ठीक है, 0.8 सेकेंड। ठीक, 0.88 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट में ठीक है 72 बार धड़कता है। ठीक है, अब पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध हृदय से है। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? शरीर से। ठीक है, शरीर से हृदय की ओर यानी शरीर से हृदय की ओर। हृदय यहाँ पर है। ठीक है, हृदय इधर है। ठीक, तो शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाने का काम कौन करता है? सीरा। ठीक है, कौन करता है? सीरा करता है। और हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को कौन पहुंचाता है? धमनी पहुंचाता है। शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में रक्त को कौन लाता है? सीरा। और धमनी क्या करता है? शरीर के विभिन्न अंगों धमनी क्या करता है कि हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को कौन पहुंचाता है? तो धमनी पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा धमनी। ठीक, धमनी कह रहा है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? तो धमनी कहते हैं। और शुद्ध रक्त किस शिरा में बहता है? तो शुद्ध रक्त जो होता है फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त किस धमनी में बहता है? तो अशुद्ध रक्त जो होता है फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है।
फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। 43वां प्रश्न करा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। कौन सी है? महाधमनी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। यहीं पर कह रहा है कि जारीक सेवन क्या है? तो जारीक सेवन कृत्रिम हृदय है, यानी मानव द्वारा बनाया गया हृदय। मानव द्वारा बनाया गया हृदय कौन सा है? मानव द्वारा बनाया गया हृदय जो है जार्विक सेवन है। मानव द्वारा बनाया गया हृदय जार्विक सेवन है, कृत्रिम हृदय है। ठीक है। ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए किया जाता है? तो ईसीजी का प्रयोग हृदय की जांच के लिए किया जाता है। किसकी जांच के लिए? लास्ट प्रश्न था, हृदय की जांच के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों आइए इसे एक बार पुनः रिपीट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा सन 1665 ईस्वी में किया गया था। जीवित कोशिका की खोज की गई थी। ठीक है। और कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका, मृत कोशिका की बात करें तो मृत कोशिका की खोज जो है, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा। जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया? एंटोनी वान लीवेनहॉक के द्वारा किया गया सन 1674 ईस्वी में। यहीं पर तीसरा प्रश्न करा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक, ऊर्जा चक्री कहा जाता है। और कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। और कोशिका की आत्महत्या थैली लाइसोसोम को, कोशिका प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को और आत्महत्या थैली लाइसोसोम को, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और यहीं पर छठवां प्रश्न कह रहा है कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा दिया गया। सातवां प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका शुक्राणु है, जो कहाँ पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। यहीं पर बात करें कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। यह किसमें पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है। और यहीं पर बात करें केंद्र की खोज किसके द्वारा किया गया? तो केंद्र की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। केंद्र की खोज रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। केंद्र की खोज किसके द्वारा किया गया? तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। 10वां प्रश्न कह रहा है कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो पादप कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति जो होता है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और कोशिका झिल्ली जो होती है पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो होता है वह प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की बनी होती है। और कोशिका झिल्ली कैसी होती है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और यहीं पर 12वां प्रश्न कह रहा है कि आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी का पता लगाने के लिए उन्होंने मटर के पौधे लिए हैं। ठीक है, मटर के पौधे लिए हैं। और यहीं पर 13वां प्रश्न कह रहा है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया? जो ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है वह वाटसन व क्रिक के द्वारा दिया गया। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन के पाचन में सहायता, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना आरएनए का मुख्य कार्य है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है, 23 जोड़ी होती है। ठीक है, और जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। और यहीं पर बात कर रहा है कि कोशिका विभाजन मुख्य तौर पर कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका विभाजन होता है मुख्य तौर पर 3 प्रकार का होता है। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, और यहीं पर बात कर रहा है कि समसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिका में होता है? तो समसूत्री विभाजन काय कोशिका में पाया जाता है। और अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो वह जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में और समसूत्री विभाजन काय कोशिका में होता है। और यहीं पर बात कर रहा है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। यहीं पर बात कर रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो लाल रक्त कणिका अर्थात आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। और बात कर रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। ठीक, और लाल रक्त कणिका जो होता है, लाल रक्त कणिका क्या कह रहा है कि लाल रक्त कणिका का कब्रिस्तान यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है,
और WBC यानी ब्लड बैंक भी कहा जाता है, प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है प्लीहा को, और RBC ब्लड बैंक भी किसे कहा जाता है, प्लीहा को भी कहा जाता है, प्लीहा को ही कहा जाता है। WBC का मुख्य कार्य यानी श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है कि शरीर को क्या करना है, शरीर को रोगों से बचाना है। ठीक, किसका, WBC का कार्य है। WBC का जीवन काल कितना होता है, WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन भाग लेता है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन भाग लेता है, तो विटामिन के। और यहीं पर बात करें कोशिका की, तो रक्त की थक्का बनाने में कौन सी विटामिन कौन सी कोशिका मदद करता है। विटामिन की बात करेगा तो के, कोशिका की बात करेगा तो प्लेटलेट्स। ठीक है। और मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और जो रक्त होता है मानव रक्त का, जो मानव का रक्त होता है वो हल्का क्या होता है, क्षारीय होता है। और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, सर्वदाता रक्त समूह O है, और O में से कौन सा विशेष करके O- है। ठीक है, वह सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा, AB है। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा किया गया, तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई। RH फैक्टर की खोज किसके द्वारा किया गया, तो RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर के द्वारा, और किस पे किया गया, रीसस नामक बंदर पर किया गया। और स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से 180 और 120 से 80 होता है, 120 से 80 mm होता है। ठीक है। यहीं पर बात करें रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र स्फिग्नोमेनोमीटर कहलाता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। यहीं पर बात करें कि हृदय की धड़कन को कौन सा हार्मोन से नियंत्रित करता है, यहाँ पर हार्मोन से नियंत्रित होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नियंत्रित लिखना भूल गए, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि हृदय की धड़कन को कौन सा हार्मोन से नियंत्रित करता है, तो एड्रीनेलिन हार्मोन से जो होता है वो क्या करता है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। और पेसमेकर का हृदय का धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, और 0.1 सेकंड तक क्या करता है, वो धड़कना बंद करता है। ठीक है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो शरीर के हृदय अंग से पेसमेकर का संबंध है। मानव शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने कौन लेकर जाता है, तो शीरा। यानी शीरा क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर रक्त को लेकर जाता है। और धमनी क्या करता है, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाने का काम कौन करता है, धमनी करता है। और हृदय क्या करा कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने का काम कौन करता है, धमनी करता है। शुद्ध रक्त किस शिरा से बहता है, शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा से बहता है। अशुद्ध रक्त किस धमनी से बहता है, अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी से बहता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। और जार्विक सेवन क्या है, तो जार्विक सेवन है मानव द्वारा बनाया गया हृदय जार्विक सेवन कहलाता है, यानी कृत्रिम हृदय है। ECG का लास्ट प्रश्न है कि ECG का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए किया जाता है, तो ECG का प्रयोग जो होता है हृदय की जांच के लिए किया जाता है। तो साथियों में पूरा उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद साथियों।